नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। ऑपरेशन मेघदूत जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था सियाचिन के ग्लेशियर्स को कब्जा करने के लिए। सियाचिन के ग्लेशियर्स जहां पर न तो भारत का कब्जा हुआ करता था, ना ही पाकिस्तान का कब्जा हुआ करता था। बात है कराची के एग्रीमेंट 1949 की। कराची एग्रीमेंट 1949 जिसके बाद ना तो ये डिसाइड हो पाया कि आखिरकार सियाचिन ग्लेशियर पे कौन रहेगा, इंडिया रहेगा या फिर पाकिस्तान रहेगा। जो हमारी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल को देखें तो ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल आपको दिखाई देता है। जहां पे मैं अपना पेन चला रहा हूं वो वहां तक जाता है जहां पर हमारा NJ 9842 है। NJ 9842 ये एंड पॉइंट हुआ करता था LOC का, कराची एग्रीमेंट 1949 के तहत। उसमें यह डिसाइडेड नहीं था कि आखिरकार सियाचिन का ग्लेशियर, ये वाला इलाका सियाचिन का जो है, उस पर किसका कब्जा होगा, पाकिस्तान का होगा या फिर इंडिया का होगा। लेकिन दोनों ही कंट्रीज चाहते थे कि यहां पर हमारा कब्जा हो। प्रॉब्लम क्या थी? असली प्रॉब्लम थी यहां पर सैनिकों को भेजना, वहां पर पेट्रोलिंग करना। मुश्किल इतना क्यों हुआ? मुश्किल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ का वेदर सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता इसका वेदर सपोर्ट? क्योंकि जब हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की, वो भी सियाचिन जैसे ग्लेशियर की, जिसकी हाइट 16,000 फीट से लेकर के 25,000 फीट तक है, और वहां पर जो तापमान होता है वो होता है -55 डिग्री सेल्सियस। -55 डिग्री सेल्सियस तापमान जो हड्डियां गला दे, वहां पर सैनिकों की पेट्रोलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर आपको पेट्रोलिंग करते वक्त 35 फीट तक का स्नोफॉल हो, स्नोफॉल मतलब बर्फबारी, 35 फीट तक अगर स्नोफॉल हो जाता है तो समझिए कि क्या होगा। आदमी पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाएगा, बर्फ में घुस जाएगा, धंस जाएगा। ऐसे में सैनिक वहां पर पेट्रोलिंग करें, वहां पर रहें, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ना तो भारत अपनी सेनाएं भेज पाया, ना ही पाकिस्तान अपनी सेनाएं भेज पाया। दोनों ही देश सियाचिन ग्लेशियर से दूरी बनाए हुए थे उस समय तक। लेकिन इस 75 किलोमीटर के एरिया पे कब्जा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा कुछ ऐसी चाल चली जा रही थी जिससे यह साफ पता चल रहा था कि उसको अमेरिका का सपोर्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट है, और वो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना चाहता है। सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के कब्जा करने के इसी मंसूबे को पूरी तरीके से नाकामयाब करने के लिए जो मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया, वो एक ऑपरेशन इंटेलिजेंस का था। हमारे देश की जो एजेंसी है RNAW, रॉ जिसे हम कहते हैं, उसी रॉ के द्वारा ये खुफिया जानकारी निकाली गई और पता लगाया गया कि आखिरकार पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होने वाला है, क्या करने वाला है पाकिस्तान, कब वो सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने वाला है, और पाकिस्तान के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जा रही उसकी सटीक जानकारी हमारे रॉ के द्वारा निकाली गई। और उसी ने इस ऑपरेशन मेघदूत को सक्सेसफुल बनाया। अगर हम मैप पे देखें, सियाचिन ग्लेशियर्स को देखते हैं तो ट्रेंगल नुमा आकार में हमको ये दिखाई देता है। ये जो पूरा इलाका है सियाचिन ग्लेशियर का, उसमें जो हमारा 3 मेन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है NJ 9842। NJ 9842 जो पॉइंट है वो इंडिया की तरफ का है। साथ ही साथ जो काराकोरम पास है, काराकोरम पास वो पॉइंट है जहां से चाइना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके पूरब में चाइना लगता है। और तीसरा पॉइंट जो कि सबसे ऊंचाई पे है वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल वो पॉइंट है जिसके पश्चिम में पाकिस्तान है, यानी कि पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में चीन। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलना चाहते थे और तरीका था सियाचिन का ग्लेशियर। अगर पाकिस्तान का कब्जा सियाचिन के ग्लेशियर पे हो जाता तो हमारे दो दुश्मन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते, यानी सीमाएं उनकी साझा हो जाती, और साथ ही साथ वो दोनों कभी भी यहां से वहां आ जा सकते थे। भारत के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि जल्दी से जल्दी वो सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर ले, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन उसे कब्जा करना था। और उसी के लिए जो हमारे उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि हम अपनी मिलिट्री को भेजेंगे। मिलिट्री को भेज करके ऑपरेशन मेघदूत के तहत हम वहां पर कब्जा करेंगे और उस पूरी की पूरी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले करके वहां पर हम ये बता देंगे, अपने झंडा गाड़ करके ये बता देंगे कि सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का पार्ट है। वहां पर ना तो पाकिस्तान कब्जा कर सकता है और ना ही चीन कब्जा कर सकता है। हुआ भी ऐसा ही। जो मेन पॉइंट्स थे NJ 9842 से स्टार्ट होकर के ग्योंगला हो गया, बिलाफोरला हो गया, सियाला हो गया और इंदिरा कोल, इसके साथ ही साथ जो सेल्ट्रो रेंज थी, जो कि सबसे ऊंची हाइट की चोटियां हुआ करती थी सियाचिन के ग्लेशियर में, उन पर भी इंडिया की फोर्सेस ने कब्जा कर लिया, हमारे जवानों ने कब्जा कर लिया। उस कब्जे के समय जब हमारे द्वारा सैनिकों ने यह कब्जा किया, पाकिस्तान की भी सेना भेजी गई उस पर कब्जा करने के लिए।
लेकिन हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के रणबांकुरों ने उनको धूल चटा दी। 5 मिनट के अंदर अंदर 26 से ज्यादा जवानों को मारा गया था पाकिस्तान के, और हमारे देश के सैनिकों ने वहां पर इंडिया का झंडा गाड़ दिया। इंडिया का झंडा गाड़ने के बाद अगर हम बात करें इसके इतिहास की कि आखिरकार कैसे कैसे ये पूरी कहानी शुरू होती है, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि 1976 वो समय था जब से ये धीरे धीरे पता लगने लगा था कि आखिरकार पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं, वो आखिरकार चाहता क्या है। पाकिस्तान के मंसूबे साफ हो चुके थे कि वो अब धीरे धीरे इस जो सियाचिन ग्लेशियर का इलाका है उसे अपना बताने के, अपने में लेने के हर प्रयास करने वाला है, हर संभव कोशिश करने वाला है। और उसमें पहला कदम था यूरोप के पर्वतारोहियों को वहां पर आने की इजाजत देना। किसी भी एरिया में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आने की इजाजत दे रहा है तो समझ जाइए कि वो उस टेरिटरी को कब्जा करना चाहता है। मतलब कि अगर सियाचिन में किसी को आने के लिए पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ रही है तो वो व्यक्ति ये मानता है कि सियाचिन पाकिस्तान का इलाका है। और ऐसा ही हुआ, यूरोप के पर्वतारोहियों को पाकिस्तान ने परमिशन दे दी कि आप आइए और यहाँ पर जाइए, आराम से वहां पे पर्वतों पे चढ़िए और माउंटेनिंग करिए। लेकिन भारत को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और जब भारत को यह पसंद नहीं आया तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम ऑपरेशन चला करके इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लें। लेकिन मुश्किल थी। क्यों मुश्किल था यह ऑपरेशन? क्योंकि हमारे पास ना तो उस तरीके के कपड़े थे जिनको पहन करके हम -55 डिग्री सेल्सियस पे रह सकें, हमारे जवान वहां पर कैंप्स लगा के रह सकें, और ना ही उस तरीके की हमारे पास रस्सियां थी जिनको लेकर के हम वहां ग्लेशियर्स पे चढ़ सकते थे। इन दोनों सामानों की हमारे पास बहुत ज्यादा कमी थी, भारी मात्रा में कमी थी। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर यह सामान बना करते थे। वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, लंदन पहुंच गई हमारी सेनाएं वहां पर उनसे बात करने के लिए कि हमें कपड़े दे दो, हम वहां पर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें बताया नहीं गया कि हम कुछ करना चाहते हैं। हम बस ये बता के आए थे कि हम आर्कटिक में क्या करना चाहते हैं, वहां पर अपनी मिलिट्री के द्वारा एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और इसीलिए हमें कपड़े चाहिए कि हमें ऑर्डर देना है तुमको बहुत बड़ा। किसको? लंदन को। अब देखिए हुआ क्या, लंदन के पास जब हमारी कंपनी अप्रोच की तो उनको पता चला कि जब हमारे देश की सेनाएं वहां पर जाएंगी और जिस भी तरीके का वहां पे वेदर है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जैकेट्स ही नहीं बल्कि और भी बहुत से कपड़े लगेंगे जो कि हमें बहुत जल्दी चाहिए होंगे अगर हम किसी भी तरीके का ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो भारत ने कांटेक्ट किया नॉर्वे को। नॉर्वे जो कि पहले से ही आपूर्ति किया करता था इस तरीके के कपड़े और रस्सियों की। वहां पर जब भी हम निगोसिएशन के लिए गए तो हमें पता चला कि वो ऑर्डर दे ही नहीं सकते, यानी कि वहां पर ऑर्डर नहीं लिया जा सकता क्योंकि पहले से ही उनके पास ऑर्डर अवेलेबल है। लगभग 2 साल तक वो किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ऑर्डर, और किसने दिया उनको ये ऑर्डर इस तरीके के कपड़े और इस तरीके के रस्सियां बनाने की? पूछा गया उनसे कि बताइए आखिर क्या वजह है कि आप हमारा ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, बल्कि कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो देश जिसका आप इतना ज्यादा सप्लाई करने वाले हैं, जिसको आप इतनी ज्यादा सप्लाई करने वाले हैं, जिसका ऑर्डर आप पहले से ही ले चुके हैं। नाम सुन के भारत देश के निगोशिएटर्स जो वहां पर गए हुए थे उनके कान खड़े हो गए। आखिरकार वो देश पाकिस्तान ही था जो पहले ही ऑर्डर दे चुका था इस तरीके के कपड़े बनाने के लिए। यानी पाकिस्तान खुद चाहता था कि सियाचिन के ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया जाए, वहां पे अपने सैनिकों को भेज दिया जाए और जल्दी से जल्दी उस पर कब्जा किया जाए। ये बात पता चल गई। जैसे ही निगोशिएटर्स लौट के भारत आए, उन्होंने हमारे सैनिकों और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को बताया कि आखिरकार इस तरीके की एक्टिविटीज चल रही हैं। पाकिस्तान के मंसूबे क्लियर हो चुके थे कि वो ऑपरेशन करने वाला है। डेट क्लियर नहीं थी। जब डेट क्लियर नहीं थी तो उसके लिए रॉ को काम पर लगाया गया कि पता लगाइए अपने इंटेलिजेंस के थ्रू कि आखिरकार कब होने वाली है ये एक्टिविटी, किस तरीके से ये होने वाली है एक्टिविटी। रॉ ने पता लगाया कि इनके द्वारा ऑपरेशन अबाबिल चला करके इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाना है। यानी कि डेट लगभग क्लियर हो चुकी थी। 17 अप्रैल 1984 को यह काम किया जाना था पाकिस्तान के द्वारा। भारत ने निश्चित किया कि अब हम बिना उस तरीके के जैकेट्स के ही जाएंगे, अपनी रस्सियों के थ्रू जाएंगे और वहां पर पहुंचेंगे। बहुत ही क्रिटिकल होने वाला था ये ऑपरेशन। बहुत से लोगों की जान जा सकती थी, हमारे सैनिक मारे जा सकते थे। और इसी चीज का अनुमान लगाते हुए जो हमारे देश के इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं उनको बुलाया गया और पूछा गया कि आखिरकार इस काम में माहिर कौन है। नाम सामने निकल के आया स्काउट्स, लद्दाख स्काउट्स का। लद्दाख स्काउट्स वो इन्फेंट्री है,
वो इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो कि इस तरीके के इलाके में, पहाड़ों वाले इलाके में, बर्फीले इलाकों में अपने ऑपरेशंस करने में माहिर थी। और साथ ही साथ कुमाऊं रेजिमेंट वो है जो 18th सेंचुरी से हमारे यहाँ पे काम कर रही थी। बहुत से ऑपरेशन उसके द्वारा किए गए थे। क्योंकि ये ऑपरेशंस बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला था, इसीलिए कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स दोनों को ये ज्वाइंट ऑपरेशन दिया गया। और कर्नल नरेंद्र बुल कुमार इस ऑपरेशन में हिस्सा थे, जिन्होंने बहुत ही जाबाजी से लड़ाई लड़ी और हमें सियाचिन के ग्लेशियर पे कब्जा दिलवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे ऑपरेशन में जो कर्नल हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना, वो भी इसका हिस्सा थे। साथ ही साथ PV यादव, RS संधू और कैप्टन संजय कुलकर्णी, इन सभी ने डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में, चाहे वो हमारा बिलाफोर्ड ला रहा हो, चाहे जोजिला हो या फिर सेल्ट्रो रेंज हो, इन सभी इलाकों पे कब्जा करने के लिए अपनी मुहिम चालू कर दी। धीरे धीरे हमारे ट्रूप्स चढ़ने लगे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते थे, एक एक चोटियों को कब्जा करते जाते थे और वहां पे तिरंगा लहराते चले जाते थे। आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जो उनके द्वारा एमिनेशंस यूज किए जा रहे थे, उनमें 3 तरीके के मुख्य हथियार थे। सबसे पहला हथियार था मोर्टार। मोर्टार वो हथियार है जिसको लेकर के आप आसानी से चढ़ सकते हैं और काफी तेजी से फायर कर सकते हैं। हैवी मशीन गन्स, जिनसे आप बहुत ज्यादा एक ही बार में गोलियों की बौछार करके सामने दुश्मन के सीने को छलनी कर सकते हैं। और तीसरा था रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, RPG, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। RPG, इसको लेकर के आप एक छोटा रॉकेट लॉन्चर समझ सकते हैं कि कंधे पे रख के आप चलाइए और सामने वाले को नेस्तनाबूद कर दीजिए। इस तरीके के हथियारों को लेकर के हमारी सेना पहुंच रही थी। बड़े हथियार ले जाना क्यों असंभव हो रहा था? क्योंकि जब हम हाइट्स पे जाते हैं, जब हम हाइट्स पे चढ़ते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। और ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे कम होता जाता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है, आदमी को थकान लगने लगती है। क्योंकि हमारे पास उस तरीके के कपड़े भी नहीं थे कि जिसको पहनने के बाद हम कंफर्टेबल महसूस कर सके। इसलिए हमारी देश की सेनाओं ने सोचा कि क्यों ना हम कम हथियारों में ही अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए इस पूरे एरिया को कब्जा करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। एक के बाद एक चोटियां कब्जे करते हुए हमारे देश की सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन वेदर को हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कब हमारे ऊपर अटैक कर दे। मौसम की जानकारी हमको बिल्कुल भी नहीं थी कि किस तरीके का हमारे यहाँ पे एवलांचेस आ सकते हैं और किस तरीके से वेदर स्नोफॉल दिखा सकता है। ऐसा ही हुआ। स्नोफॉल की वजह से हमारे एक जवान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से हमें रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ा। किसको? अपने हाई कमांड को, कि हमारे लिए सहायता भेजी जाए, हेलीकॉप्टर्स भेजे जाए और मेडिकल सप्लाई भेजी जाए। लेकिन जैसे ही हमारा रेडियो सिग्नल चालू हुआ, पाकिस्तान को यह पता चल गया कि हमारे देश की आर्मी, यानी भारत की आर्मी, उनको धूल चटाने के लिए सियाचिन के ग्लेशियर्स पे पहुंच रही है। उनको जैसे ही ये खबर लगी, उन्होंने अपना ऑपरेशन अबाबिल लॉन्च कर दिया। 26 से ज्यादा सैनिकों को भेजा गया कि जाओ और भारत का मुकाबला करो। चूंकि भारत का मुकाबला करने वाले न तो पाकिस्तान है, न ही CIA के खुफिया एजेंसी जो उनका हेल्प कर रही थी वो थी। लेकिन फिर भी वो पहुंच गए। 26 के 26 जवान किस तरीके से मारे गए इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन जैसे ही रेडियो सिग्नल्स पे मैसेज दिया गया हाई कमांड को, हाई कमांड ने वहां पर भेजा अपने चीता हेलीकॉप्टर्स को, अपने चेतक हेलीकॉप्टर्स को, अपनी सहायता लेकर के इसलिए भेजा गया क्योंकि जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी कि ग्लेशियर्स पे, हाइट्स पे चढ़ते जाते हैं, ठंड की वजह से, बर्फ में वहां पे स्नोफॉल की वजह से पल्मोनरी ओडेमा, जो कि फेफड़ों में पानी भरने की वजह से होता है, इस तरीके की बीमारी होने लगती है। और इसी बीमारी की वजह से हमें रेडियो से कांटेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि एक हमारा सोल्जर बहुत तेजी से बीमार हो गया था, घायल हो गया था। हेलीकॉप्टर्स आते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और उस व्यक्ति को, उस जवान को लेकर के जाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की भी सेना पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान की सेना यह जान चुकी थी कि इंडिया आ गया है और तिरंगा लहरा चुका है। लेकिन फिर भी उनको मौत अपनी बहुत ज्यादा प्यारी थी, इसीलिए वो लोग आ गए थे। उनके पास चूंकि जैकेट्स भी थे, हेलमेट्स भी थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं थी जो हमारे रणबांकुरों के पास थी, जो हमारे देश के जवानों के पास थी, जो कि बिना जैकेट्स के ही पहुंच गए थे ग्लेशियर्स में और सीना तान के खड़े थे कि कोई भी हो सामने आ जाए, गोली से छलनी कर दिया जाएगा। यही हुआ। इस तरीके के कैंप्स बना करके वहां पे हमारी सेना डटी हुई थी। इन कैंप्स में ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी न हो, इसलिए सिर्फ एक जवान बाहर हुआ करता था, बाकी के सारे जवान अंदर रहा करते थे ताकि उन्हें गर्मी फील हो और वो काफी कंफर्टेबल महसूस कर सके। एक जवान बाहर रह के निगरानी किया करता था। पाकिस्तान की सेना आती है अंधेरे में, और अंधेरे में सेना आती है 13 अप्रैल 1984 को।
पाकिस्तान की सेना सामने देखती है कि एक व्यक्ति, एक जवान खड़ा है जो कि राइफल लिए हुए खड़ा है। उस राइफलधारी को मशीन गन से निशाना लगाया जाता है और मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो राइफल लिए खड़ा था वो भारत का जवान था। उसने सामने दिख रहे मशीन गन में लिए हुए पाकिस्तानियों को छलनी करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये ऑपरेशन बढ़ता गया, हालांकि वो व्यक्ति, वो जवान जो कि यहाँ पर हमारे देश का था, जो राइफल लिए खड़ा था, उसको एक गोली आकर के सीधे माथे पर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बंकर के अंदर, जो कि ये शेल्टर्स बनाए गए थे, शेल्टर्स के अंदर जो हमारे जवान सो रहे थे, उनको ये पता चल चुका था कि पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया है। बाहर जैसे ही निकले 26 के 26 जवानों को, पाकिस्तान के जवानों को हमारे देश के जवानों ने 5 मिनट के अंदर बुरी तरीके से गोलियों से भून दिया। पूरा ऑपरेशन समाप्त हो चुका था। ऑपरेशन मेघदूत पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इंदिरा कॉल, जोजिला, बाकी सारे इलाके जो सियाचिन ग्लेशियर्स के इलाके थे, उन सभी पे इंडिया का कब्जा हो चुका था। तिरंगा लहराया जा चुका था और ये मैसेज भेजा गया इंदिरा गांधी जी को कि हम इस ऑपरेशन मेघदूत को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सियाचिन ग्लेशियर्स के 75 किलोमीटर के पूरे इलाके को कब्जा कर लिया है और जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, वहां पर भी हमारा कब्जा हो चुका है। जो सबसे ऊंची रेंज थी, पहाड़ियों की रेंज, जिसको हम सेल्टो रेंज कहते हैं, वहां पर भी हमारा कब्जा हो चुका था। ऑपरेशन मेघदूत पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था और पाकिस्तान को यह सबक मिल चुका था कि अगर तुम कैसे भी आ जाओ, जैकेट्स लेकर के आ जाओ और हमारे जवान बिना जैकेट्स के हों, तब भी हम तुमसे मुकाबला करने में बहुत आगे हैं। और उसके बाद जो मरे हुए जवान थे, उनको पूरी तरीके से दफनाया गया। ये भारत की बात है। भारत चाहे हमारे देश के जवान हो या सामने दुश्मन के देश के जवान हो, सभी का सम्मान करता है। चूंकि पाकिस्तान की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं की, वहां पर अपने जवानों को लेने नहीं आई, इसलिए हमारे देश के जवानों ने उनको दफना करके विधिवत उनका दाह संस्कार किया। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को, जिसे ऑपरेशन मेघदूत कहा गया, कंप्लीट किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।